हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा। सभी को ज्वाइन किया है बेटा, पुष्पा ने, मनु ने, सुनीता ने, बिल्कुल राधे राधे सर, बिल्कुल आपको भी बेटा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुछ अपनी छुट्टियां ज़्यादा रह गई थी आपके पास में बेटा, कुछ घरेलू काम भी रह गया आपके पास में, और होली को पता ही है कि घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। लेकिन अभी अपनी क्लास से आगे कंटिन्यूसली फॉर्म में ये चलती रहेगी आपके पास में, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर कई चीज़ों पे डिस्कशन किया था, जहाँ पर आपके पास में जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। वहीं पर आपके पास में हमने कह दिया कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार का होगा, उन सारी चीज़ों पर अपनी बात हुई थी। और लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम लोग कह रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी भी हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसी जुनून और सास के साथ हम लोग कहेंगे कि हमारे पास है, फिर से हम लोग यहाँ पर लग जाएंगे और हर एक चीज़ को हम लोग क्लास में ही याद करेंगे, जिससे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो बात करेंगे बेटा जी प्लांट एनाटॉमी के लिए कि प्लांट एनाटॉमी में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें रहेगी आपके पास में। ठीक है, पुष्पा कह रहे हैं बहुत दिन बाद आए सर। बिल्कुल बेटा जी, थोड़ा सा काम हो गया घर पे और उस चक्कर में नहीं रह पाए, है ना। लेकिन अभी आपको चिंता नहीं करनी, आप लोग कंटिन्यूसली हर एक दिन क्लास आपके पास में बढ़िया से बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको कैसे याद हो सकती है, इस प्रकार सारी चीज़ें फिर से आपके पास में उसी जोश और जुनून के साथ में लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल आज से ही लग जाना है और हर एक चीज़ को साथ साथ में क्लियर लेकर चलेंगे। आप कहेंगे सर पिछला कुछ पढ़ा था वो आधा अधूरा है, मैं सारा का सारा अभी करवा दूंगा, तो आपको वो चिंता करनी ही नहीं है। ठीक है, निया है आपके पास में, चेनाराम है, बिल्कुल सब जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा जी, आ जाएं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। करें, स्टार्ट करें आज हम लोग क्लास। अभी चले बेटा जी, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बेटा आज वाली क्लास के लिए जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी के नाम से हम लोग इसे जान रहे हैं। बेटा जी आपको दो तीन चीजें मैंने पहले बताई थी और आज फिर बता देता हूं। किसी भी पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपके पास है प्लांट एनाटॉमी। और अगर किसी पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या कहने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। लेकिन आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो क्या कहेंगे हम लोग प्लांट एनाटॉमी। तो बिल्कुल यहां पर बेटा जी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास में यहां किसकी बात करने वाले हैं, पादप की आंतरिक संरचना का। और पादप की आंतरिक संरचना का ये जो अध्ययन है, इसी अध्ययन का नाम क्या हो जाएगा प्लांट एनाटॉमी। आप कहेंगे सर इस प्लांट एनाटॉमी में किसकी आंतरिक संरचना का बात करेंगे। बेटा जी किसी भी पादप में अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से तीन प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें जड़, तना और पत्ती है। तो जड़, तना और पत्ती की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मेरे साथ ही बोलेंगे, बोलो भाई क्या बोलने वाले हैं, प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेटा जी यहाँ पर हम लोग जड़ है, इसी के साथ में बेटा जी यहाँ पर तना है, और आपके पास में लीफ, जिसे हम लोग यहाँ पर पत्ती कह रहे हैं, लीव्स कह रहे हैं। इन तीनों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस चीज को और अच्छे तरीके से कैसे समझा जाए, उन पे हमारा एक मेन पार्ट और रहेगा। कैसे बेटा जी, अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे पास में ये कोई प्लांट है, चलो आओ भाई यहाँ पर प्लांट की, पादप की बात करें हमारे पास में, ठीक है। और अगर इस प्लांट के लिए यहाँ पर चेक करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तीनों चीजें, जड़ भी है, तना भी है और पत्तियां भी है। और इस जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना के लिए जब भी हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज याद रखना, मान के चलो कि ये आपके पास में कोई पादप का क्या है, तना। क्या है बेटा, तना। तना तो हम जानते हैं इलोंगेटेड, लंबवत होता है, गोलाकार या हम लोग कह सकते हैं बेलनाकार आपके पास में होता है। तो ये जो लंबवत और बेलनाकार आपके पास में तना है, आप उसके सराउंडेड में देखना बाहर की तरफ एक परत हमारे पास में है। मैं कहूंगा कि बाहर से अंदर की तरफ जाने पर ऐसे कई परतें आपके पास में देखने को मिलेगी। आपने कहा सर कौन कौन सी परतें हैं, तो बेटा याद रखना जो सबसे बाहर की तरफ परत है इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है, मेरे साथ दोहराओ फिर से, क्या नाम है,
एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की तरफ है, और आप तो जानते हैं जो सबसे बाहर की तरफ होगा उसका काम भी क्या होगा, प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा प्रदान करना। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है, क्या बेटा मैं कह दूं जो सबसे बाहर की तरफ है इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या नाम है बेटा जी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर चलेंगे तो दूसरी परत आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, हाइपोडर्मिस। क्या कहने वाले भाई, हाइपोडर्मिस। इससे थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे तो जिसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से अंदर चलो तो कौन आने वाले हैं, तो उसका नाम है बेटा एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर चलेंगे तो क्या कहने वाले हैं इसे, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के अंदर चलेंगे तो उसे क्या कहने वाले हैं, वेस्कुलर बंडल कहने वाले हैं। और वेस्कुलर बंडल से अंदर चलेंगे तो उसे क्या कहने वाले हैं, पित्त। अरे सर आपने तो इतना सारा इंग्लिश में लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे याद होगा। अरे बेटा बहुत आसान है, आपके पास में बाह्य त्वचा का फॉर्म है, जो बाह्य त्वचा है उसी का नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो कौन आएगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर आएंगे तो कौन है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को बेटा हिंदी में इसे कहते हैं बेटा जी वल्कुट। क्या कहने वाले हैं, वल्कुट आपके पास में। फिर आपके पास में अंदर वाली आपके पास में त्वचा है उसे क्या बोल दिया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर चले गए तो पेरीसाइकल, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पे, परिरंभ के नाम से जान लेंगे। और वेस्कुलर बंडल जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम, संवहन पूल। क्या बोलने वाले हैं, संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। और जो पित्त है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मज्जा। बेटा जी अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज आप सबसे पहले तो इनका ऑर्डर है वो एक याद कर ले कि बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ आने पर कौन कौन है। मेरे साथ एक बार फिर से शुरू हो जाइए। सबसे बाहर की तरफ है वो कौन है, एपिडर्मिस। फिर कौन है, हाइपोडर्मिस। फिर कौन है, कॉर्टेक्स। फिर कौन, एंडोडर्मिस। फिर कौन, पेरीसाइकल। फिर वेस्कुलर बंडल। और फिर कौन है, पित्त है। बहुत आसान है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर अंदर चलो हाइपोडर्मिस, फिर अंदर चलो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पित्त। एक तो इसका ऑर्डर। आप कहेंगे सर ऑर्डर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्या करेगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वो कहेगा इनको सही क्रम में व्यवस्थित करिए बाहर से अंदर की तरफ। हो सकता है वो पूछे अंदर से बाहर की तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो भाई जब परतों का नाम याद होगा, जब क्रम याद होगा, तभी तो व्यवस्थित कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी परतें हैं वो अपन को पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी तने को देखूं तो तने में बाहर की तरफ जो हमारे पास में सॉलिड है, हार्ड है, कठोर है, ब्राउन कलर की जो सुरक्षात्मक आवरण है उसी का नाम क्या है आपके पास में, एपिडर्मिस। उस तने के अंदर की तरफ देखूं तो एक और परत है तो उसका नाम है हाइपोडर्मिस। काम की चीज हाइपोडर्मिस तने में पाई जाती है लेकिन जड़ में नहीं पाई जाती। किसमें पाई जा रही है, तने में, लेकिन जड़ के अंदर ये उपस्थित नहीं होती। क्या नाम है बेटा इसका, हाइपोडर्मिस। अरे बोलो भाई क्या नाम है आपके पास में, हाइपोडर्मिस आपके पास में। और ये हाइपोडर्मिस किसके पास में है, तो याद रखना हाइपोडर्मिस किसमें मिलती है बेटा आपके पास में, तने में उपस्थित होती है। जड़ के पास में हाइपोडर्मिस नहीं होते। फिर अंदर की तरफ चलें तो कॉर्टेक्स या वल्कुट, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल और ये पित्त है। याद रह जाएगा। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया तो मैं कहूंगा चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी आपके पास में। इसलिए बेटा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं, वो मिलेगा आपके पास में टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बेटा जी आपके पास में, अरे बोलो क्या नाम है, टिश्यू सिस्टम। जैसे हिंदी में क्या कहने वाले हैं बेटा आपके पास में, उत्तक तंत्र के नाम से इसे जान लेंगे। बेटा उत्तक क्या होते हैं, मैं कहूंगा जो कोशिकाओं का मेन या मुख्य समूह है, वो कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और बेटा यहाँ के उत्तक तंत्र कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। को आपसे पूछे कि भाई उत्तक तंत्र का नाम बताओ, बहुत आसान है। पहला नाम है बेटा आपके पास में एपिडर्मल। दूसरे नंबर पे चेक करेंगे तो आपके पास है बेटा जिसे हम लोग यहां पर कहने वाले हैं ग्राउंड
टिश्यू सिस्टम। और जो तीसरे नंबर पर है उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसे कहेंगे बेटा जी वेस्कुलर सिस्टम। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। अरे यार एपिडर्मल से याद करो पहली परत ही कौन सी थी, एपिडर्मिस। तो ये बाहर वाली परत एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू, एपिडर्मल। जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें वेस्कुलर। और इसके बीच में जितने भी है, बीच में कौन, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वो सारे किस में आ रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू में। बेटा ग्राउंड टिश्यू को हम लोग यहाँ पर कहते हैं भरण उत्तक। क्या नाम कहेंगे, बोलो मेरे साथ में, इसे कहेंगे बेटा जी भरण उत्तक। क्या बोलने वाले हैं, भरण उत्तक कहेंगे। और आप देखो यहां तो केवल एपिडर्मिस है, इसमें केवल जाइलम फ्लोएम है, बाकी सारे किस में आ रहे हैं, बाकी सारे भरण उत्तक में आ रहे हैं। इसलिए बेटा याद रखना इसे हम लोग फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। किस नाम से जानेंगे इसे कहने वाले हैं बेटा जी हम लोग फंडामेंटल टिश्यू के नाम से इसे जानने वाले हैं। आपके पास में ये मुख्य उत्तक के रूप में हमारे पास में जान लिया जाएगा। ठीक है भाई, रणवीर, चैनाराम, नेहा, पुष्पा, सबको बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है हर एक चीज, है ना। बहुत आसान है आपके पास है। किसी भी पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, प्लांट एनाटॉमी। पढ़ते याद है, बताओ मेरे साथ में, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर आपके पास में पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया और पिथ हो गया। ठीक है, आज के बाद में कितने प्रकार के उत्तक तंत्र है, 3। नाम बोलो। सबसे पहला एपिडर्मल, जो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस के लिए है। जो सबसे भीतर है वो कौन सा है, वेस्कुलर, यानी जाइलम और फ्लोएम में। और बाकी सारे जितने हैं वो है ग्राउंड टिश्यू या फिर भरण उत्तक। तो बेटा आपको कह दें कि बताओ उत्तक तंत्र में कौन सा उत्तक है जो फंडामेंटल है, जो सब जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है बेटा जी, ग्राउंड टिश्यू के नाम से इसे जान लेंगे। हमें एक एक टिश्यू सिस्टम को पढ़ना है और चीजें हमारे लिए आसान बन जाएगी। चलो हम तीनों में से सबसे पहले बात करेंगे आपके पास में बेटा एपिडर्मल। और उसमें कौन आ रहे हैं, एपिडर्मिस। कौन आ रहे हैं बेटा जी, बोलेंगे मेरे साथ में, सबसे पहले नंबर पर कौन आ रहे हैं आपके पास में बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब बेटा याद करो आपके पास में ये जो एपिडर्मिस है ये सबसे बाहर की तरफ उपस्थित परत है। सबसे बाहर की तरफ जो उपस्थित परत है उसी का नाम क्या आपके पास में, एपिडर्मिस है। और कोई पूछे भाई एक लेयर होती है कि एक से ज्यादा, बेटा जी एक सिंगल लेयर होती है। कितनी लेयर है, सिंगल लेयर। तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दूं कि एपिडर्मिस में क्या क्या है। बेटा इसके लिए पहली चीज तो आपको याद रखना है कि हमारे पास में एपिडर्मिस है, ये हमारे पास में बाह्य परत है। दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास में जो सबसे बाहर की परत है तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास में एक प्रकार का सुरक्षात्मक क्या है, आवरण है। क्या है आपके पास में, प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्म है। सुरक्षात्मक क्या है, आवरण है। ये एक सिंगल लेयर है आपके पास में। मैं कहूंगा ये आपके पास में कैसी परत है बेटा जी, एकल परत है। आप देख पा रहे हैं क्या इन एकल परत के बीच में कोई स्पेस, कोई खाली जगह है, बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं, इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, यानी इंटर सेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान यहाँ पे क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो यहाँ बेटा जी आपके पास में अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो क्या होंगे आपके पास में बेटा जी, अनुपस्थित होंगे। अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। कोशिकाएं बिल्कुल आपस में सटी हुई है, पास पास में है। और इनका जो कोशिका द्रव्य है वो भी कैसा होगा बेटा जी, गाढ़ा होगा। तो याद रखना इनके पास में गाढ़ा क्या है बेटा जी, कोशिका द्रव्य है। गाढ़ा को कहते हैं बेटा जी डेंस। यहाँ पे कोशिका द्रव्य कैसा मिलेगा आपको, हल्का गाढ़ा देखने को मिलेगा। और इसमें आपके पास में क्या पाई जाती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, यानी हम लोग कहेंगे यहाँ पर बड़ी रिक्तिका पाई जाती है।
क्या पाई जाती है बेटा जी? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अरे सर रिक्तिका तो हमें पता है कि पादप का विशेष फॉर्म में देखने को मिलती है। ये 90% तक एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है। जितना वेस्ट मटेरियल वगैरह उनको संग्रह करना है वो भी किस में संग्रह होता है? रिक्तिका में। तो बेटा सबसे पहली परत है उसका नाम क्या है आपके पास में? बाह्य त्वचा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह रहे हैं एपिडर्मिस। तो ये बाह्य परत है, सुरक्षात्मक आवरण है, एकल परत है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, कोशिका द्रव्य इनमें गाढ़ा होगा और इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा है हर एक पॉइंट को? अरे मजा आ रहा है आपके पास में? उषा दैया ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा जी। कंटिन्यूस फॉर्म में बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया तो मैं कह दूं दावे के साथ में क्वेश्चन भले कैसा हो जाए लेकिन हमारा क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। बस ये है कि बहुत बढ़िया और ईमानदारी के साथ में एक एक चीज को पढ़ना है, क्योंकि जब किसी चीज को पढ़ना ही है, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के ही करें, तभी तो सिलेक्शन है हमारा क्या हो जाएगा? 100% श्योर हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो ये हमारे पास से कौन है बेटा जी? एपिडर्मिस। आपने कहा सर एपिडर्मिस किस में? मैंने कहा बेटा एपिडर्मिस तो सबके पास है, जड़ के पास में भी है, तने के पास में भी है और पत्तियों के पास में, तीनों के पास में क्या पाई जाती है आपके पास में? एपिडर्मिस पाई जाती है। जैसे अगर मैं बेटा जी यहाँ एपिडर्मिस की बात करूँ हमारे पास में लीफ के लिए, किसके लिए बेटा जी आपके पास में? ये हमारे पास में कोई लीफ है, पत्ती के लिए बात करें। सामान्यतः पत्ती की संरचना बेटा कुछ इस प्रकार से रहती है हमारे पास में। इसके अंदर ये कौन है? मध्य सिरा। यहाँ से क्या निकलती है बेटा? सिराएं, और सिराओं से आगे क्या निकलती है? यहाँ पे सिरिकाएं, वेन और वेनलेट्स पाई जाती है। ऐसा ही होता है। आप देखना बेटा जो भी आपके पास में लीफ है उस लीफ की दो परतें देखने को मिलेंगे, एक ऊपर वाली परत है और एक नीचे वाली परत है, जिससे अव्यक्ष और अपाक्ष कहते हैं। और ये ऊपर और ये जो नीचे वाली परत है इसे हम लोग अव्यक्ष और अपाक्ष के अलावा इसे हम लोग कहते हैं आपके पास में एबैक्सियल और एडेक्सियल नाम से जानते हैं। आप देखना किसी भी लीफ को, कोई भी लीफ लाना और उसके दो भाग देना, एक भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा, एक नीचे की तरफ है। कलर शेड में भी देखना थोड़ा सा कई बार तो अंतर देखने को मिलेगा, एक आपके पास में गहरे कलर की होगी और एक हल्के कलर की होगी, कई बार सेम कलर में भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन परतें कितनी है? दो हैं। तो कह दो एक साइड डोर्सल है और एक साइड में वेंट्रल है, दोनों परतें हैं। अगर इनको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो बेटा और जोरदार मजा आ जाएगा, आपको गजब की चीजें साथ साथ में याद हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास बेटा जी ये लीफ का अपर और लोअर वाला जो पोर्शन है, तो इस लीफ में भी यहां पर चेक करेंगे सबसे बाहर की तरफ है, अभी मैंने कहा था सबसे बाहर की तरफ है, कौन होते हैं बेटा जी? एपिडर्मिस। कौन है? एपिडर्मिस। अगर लोअर साइड में भी चेक करेंगे, नीचे वाली सतह पर भी चेक करेंगे तो वहां पर भी क्या मिलने वाली है? एपिडर्मिस। अरे भाई बाह्य परत या एपिडर्मिस तो दोनों तरफ होगी, एक ऊपर की तरफ भी एपिडर्मिस है और नीचे वाली सतह वहां पर भी क्या देखने को मिलेगी? एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। क्या मैं ऐसा कह दूं एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है? एक एपिडर्मिस ऊपर की तरफ, भाई एपिडर्मिस क्या हुआ? जो बाहर की तरफ है। अगर आपने इस लीफ को लिया है तो लीफ में बाहर की तरफ, ये भी बाहर वाला भाग है और ये भी क्या है? बाहर ही है, तो इसमें बाहर की तरफ है वो कौन है? एपिडर्मिस। तो बेटा इसे हम लोग कह सकते हैं ये कौन है आपके पास में? तो मैं कहूंगा ये बेटा जी अपर एपिडर्मिस है। और ये है वो कौन है नीचे की तरफ? तो मैं कहूंगा ये कौन है आपके पास में? लोअर एपिडर्मिस है। बाह्य त्वचक फॉर्म है आपके पास में, इसे हम लोग कहते हैं बेटा जी एबैक्सियल। क्या कहने वाले हैं? एबैक्सियल। और इसे क्या कहने वाले हैं? एडेक्सियल। बोला था ना अव्यक्ष और अपाक्ष। आप कहेंगे सर हमें कैसे याद होगा? बहुत आसान है बेटा, एडेक्सियल एबैक्सियल। ए बी, बी बोले तो बेस, बी बोले तो बेस। बेस मतलब जो आधार में है, जो नीचे की तरफ है, जो आधार में है, जो बेस की तरफ है, जो बेस की तरफ है उसी का नाम एबैक्सियल है। और जो ऊपर की तरफ है उसका नाम क्या है? एडी। उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? एडेक्सियल के नाम से जानेंगे। तो एक अपना एबैक्सियल हुआ, एक एडेक्सियल हुआ, या कह दो एक ऊपरी ये भाग है और एक निचला भाग है। ऊपर वाला है तो अपर एपिडर्मिस, नीचे है तो उसे लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे।
बेटा आप लीफ में देखेंगे तो हमारे पास है ये वाली लीफ। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी बताओ, जो मैंने ये वाली लीफ बनाई है, ये लीफ डाइकोट की है कि मोनोकोट की है, मतलब एक बीजपत्री की है या द्विबीजपत्री की लीफ है? जल्दी से बताओ मुझे कि ये लीफ कौन सी है। आपके पास में ये डाइकोट की लीफ है या फिर आपके पास में मोनोकोट की लीफ है? बताओ जल्दी से। कैसे पता करोगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री की लीफ है? तो उससे आइडिया चलेगा आपके पास में आपने पुराना वाला रिवीजन किया या नहीं किया बेटा। कैसे पता करोगे कि यहाँ पर कौन सा आपके पास में फॉर्म देखने को मिलेगा, अपर है या फिर लोअर के फॉर्म है? ठीक है, तो यहाँ आपके पास बहुत अच्छा है बेटा। चेनाराम कह रहे हैं डाइकोट, बहुत बढ़िया चेनाराम, डाइकोट है, बिल्कुल आसान है बेटा। डाइकोट की जो लीफ होती है उनमें जो सीरा या फिर सिरिकाओं का जो विन्यास है वो जालिकावत होता है, जाल की तरफ फैला हुआ है। लेकिन एक बीजपत्री में तो सारी के सारी एक ही लाइन में होती है, मतलब वो कैसा होता है, समांतर। पुष्पा भी कह रहे हैं आपके पास में द्वि, हाँ ओके, द्वि से मतलब आपके पास में डाइकोट है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। चैनाराम बिल्कुल आपके पास में, पुष्पा बीज बिल्कुल आपके पास में। चले, लीफ है आपके पास, विन्यास कैसा है, जालिकावत है, और ये जालिकावत है, इसका मतलब ये कौन सा है आपके पास में, डाइकोट है। कौन सा है, डाइकोट। अब बेटा याद रखना, ये जो आपके पास में पत्तियां होती है इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र। और आप तो जानते हैं इन रंध्रों के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन। जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन में जल आपके पास निकलता है, तभी तो आपने देखा होगा जैसे जैसे गर्मियों का भी सीजन आएगा तो प्लांट वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो उनका सतही क्षेत्रफल है वो सामान्य तापमान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए गर्मियों के दिनों में अगर हम लोग पेड़ की छांव के नीचे पहुंचते हैं तो बिल्कुल शीतलता और बिल्कुल ठंडक हमें लगती है, यानी काफ़ी टेम्परेचर कम लगता है, क्योंकि वहाँ वाष्पोत्सर्जन के कारण सामान्य टेम्परेचर तापमान है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सर रंध्र तो सबसे बाहर वाली परत में मिलते हैं। इसका मतलब अपर एपिडर्मिस में भी है और लोअर एपिडर्मिस में भी है। क्या बेटा मैं कह दूं कि यहाँ आपके पास में ये रंध्र कुछ इस प्रकार के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाइड कर लेते हैं जिससे चीजें और ज्यादा बढ़िया हो जाए। इस प्रकार से हमारे पास में ये संरचनात्मक रूप है। यहां आपके पास में बेटा जी क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये रंध्र है बेटा। यहां पर भी अगर हम लोग देखें बेटा तो आपके पास में जो लोअर वाली साइड है यहां पर भी रंध्र पाए जाते हैं। यहां पर भी देखो ये रहे आपके पास में, यहां पर भी रंध्र। इस प्रकार से हमारे पास में ये रंध्र पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सर आपने रंध्र तो बनाए, ये तो बात हमें समझ में आई, लेकिन सर आप रंध्र बनाए, ऊपर की तरफ 2 रंध्र बनाए और नीचे की तरफ 4 रंध्र बनाए। हाँ बेटा, अगर ऊपरी सतह और निचली सतह पर अगर मैं रंध्रों को देखूं तो नीचे वाली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या मिलती है, ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइकोट या द्विबीजपत्री पादपों के निचली सतह पर रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है और ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या कम होती है। लेकिन ये किसमें, डाइकोट यानी कि बेटा जी जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें आपके पास में ऐसा देखने को मिलेगा। एक बीजपत्री में सर क्या होगा, अरे बेटा एक बीजपत्री में ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाने वाले जो रंध्र है वो दोनों जगह रंध्र क्या हो जाएंगे, समान होते हैं। वहां दोनों जगह रंध्र क्या मिलते हैं, समान। लेकिन फिर कहूंगा द्विबीजपत्री की जो लीफ है उनकी निचली सतह पर रंध्रों की संख्या ज्यादा और ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा यहां अंदर की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास है बेटा जी कुछ और टिश्यू के फॉर्म देखने को मिलेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, पैलिसेड।
आप पेलिसेड कह दो, या जिसे हम लोग यहाँ पर बेटा जी खम उत्तक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? खम उत्तक के नाम से जान लेंगे। आप पेलिसेड या फिर क्या बोलने वाले हैं? अरे बोलो भाई, खम उत्तक। अरे सर, खम उत्तक में भी क्या अंतरकोशी के स्थान नहीं है? अरे बेटा नहीं है, होगा तो भी बहुत कम होगा। तो ये कौन है आपके पास में? मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। ये कौन है बेटा जी आपके पास में? खम उत्तक है, पेलिसेड टिश्यू है, खम उत्तक है। और बेटा यहाँ पर चेक करें आपके पास में, तो यहाँ कुछ और टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। बेटा यहाँ जो और टिश्यू पाए जाते हैं इसे स्पॉन्जी कहते हैं, स्पंजी उत्तक के नाम से जानेंगे। तो ये दूसरे वाले वो कौन है आपके पास में बेटा जी? स्पंजी उत्तक है। कौन है बेटा जी? स्पंजी उत्तक है। तो ये खम उत्तक, ये स्पंजी उत्तक, और इसके बीच में बेटा यहाँ पाए जाते हैं आपके पास में जाइलम और फ्लोएम। कौन पाए जाते हैं? जाइलम फ्लोएम, यानी वेस्कुलर बंडल है आपके पास में, जिसे हम लोग कह रहे हैं बेटा जी संवहन उत्तक के नाम से जान रहे हैं। अरे सर ये बिल्कुल समझ में आ गया। ये लीफ की ऊपरी सतह, ये लीफ की निचली सतह, इसका नाम एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। यस बेटा, ये ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो एडेक्सियल, ये एबेक्सियल। ए बी, बी बोले तो बेस, बेस वाला है उसका नाम एबेक्सियल, और इसका नाम क्या हो गया? एडेक्सियल हो गया। इनके बीच के उत्तक खम उत्तक और स्पंजी उत्तक, और बीच में क्या पाए जा रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम। और द्विबीजपत्री पादप की अगर मैं लीफ को देखूं तो निचली सतह पर स्टोमेटा या रंध्र की संख्या ज्यादा, और ऊपरी वाली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलें, अब निचली सतह पर अगर रंध्र देखूं तो रंध्रों का थोड़ा सा आकार देखो बेटा। यहां जो आपके पास में रंध्र देखने को मिलेंगे वो रंध्र बेटा आपके पास में क्रिसेंट, यानी आधे चांद के समान, कह दो किडनी के समान, या सेम के बीज के समान पाए जाते हैं। बेटा ये आपके पास में यहां पर रंध्र कुछ इस प्रकार के हैं, ये ऐसे हैं। अरे सर बिल्कुल, ये तो उत्सर्जन में हमने पढ़ा था, किडनी के जैसे आपके पास में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बेटा जी, जो आपके पास में डाइकोट है, या जिसे हम लोग द्विबीजपत्री कह रहे हैं, इस डाइकोट या द्विबीजपत्री में आपके पास में जो रंध्र है, उस रंध्र का जो आकार याद रखना बेटा जी, आकार कैसा होता है बेटा? क्रिसेंट, या फिर कह सकते हैं बेटा जी अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार, या फिर किसके जैसा? किडनी के समान, या फिर बेटा जी सेम के बीज के समान इनका आकार होता है। अरे याद हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? कैसा आकार है? तो मैं कहूंगा ये अर्धचंद्राकार, किडनी या सेम के बीज के आकार के होते हैं। क्या सर सभी में ऐसा है? अरे बेटा डाइकोट में ऐसा है। कोई पूछे कि भाई मोनोकोट में कैसा है? मोनोकोट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? अरे यार बहुत आसान है, एक बीजपत्री पादप। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री पादप। और इसमें बेटा देखना तो एक बार, ये आपके पास में आगे रंध्र, यहाँ के रंध्र कुछ इस प्रकार के। अरे सर ये रंध्र क्या? ये तो ऐसा लग रहा है कि जिम में जाते हैं वो डंबल दिख रहे हैं हमें तो। हाँ जी बेटा, वो डंबल जैसे ही है। यानी कि हमारे पास में एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो रंध्र है वो कैसे है बेटा जी? आपके पास में डंबल के शेप के हैं। कैसे हैं बेटा जी? डंबल के शेप के हैं। अरे यार जिम जाते हैं नहीं जाते आपके पास में? है ना, आप लोग भी भाई जिम जाते हैं कोई इनमें से? नहीं, अपने जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं, अपने तो समय पर जीवन चले जाना है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। तो जिम से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो जीवन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं भाई? है ना। तो याद रखना आपके पास ऐसे होता है भाई वो डंबल। तो ये डंबल के आकार के होते हैं। किसमें? एक बीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले रंध्र, पाए जाने वाले कौन है बेटा जी? रंध्र। कैसे होते हैं बेटा जी? तो याद रखना आपके पास में बेटा डंबलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? डंबलाकार। और बेटा किडनी या सेम या फिर अर्धचंद्राकार किस में पाए जाते हैं बेटा जी? डाइकोट में पाए जाते हैं। ठीक है। और मोनोकोट या एक बीजपत्री में दोनों सतह पर रंध्र क्या होते हैं? समान। ऊपरी सतह पर 5 है तो नीचे वाली सतह पर भी 5 है। क्या डाइकोट में भी ऐसा? अरे नहीं सर, डाइकोट में ऐसा कहाँ? डाइकोट में तो अलग है, ऊपरी वाली सतह पर कम होते हैं और निचली वाली सतह पर रंध्रों की संख्या
ज़्यादा होती है। बेटा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मैं यकीन के साथ कह दूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना भाई कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, मैं तो कह रहा हूं फिर भले तू ले आ भाई कैसा भी क्वेश्चन घुमा के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक दिक्कत आएगी। इसलिए क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अभी एग्जाम में टाइम है तो उस टाइम का सही तरीके से सदुपयोग करना है और हमें बढ़िया और बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है, चलो आओ जल्दी से। तो ये रे डाइकोट और ये रे मोनोकोट। बेटा डाइकोट की अपन बात कर रहे हैं तो डाइकोट वाले को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना के समझते हैं, और ज्यादा मजा आएगा आपके पास में। ये रे डाइकोट वाले आपके पास में, ये यहां आपके पास कुछ इस तरीके के, ये हमारे पास में बेटा यहाँ स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर कह दो, या हमारे पास में यहाँ पर रंध्रीय छिद्र के नाम से भी इसे जान सकते हैं। तो ये तो कौन है बेटा जी आपके पास में, इसका नाम है बेटा जी स्टोमेटल पोर। क्या नाम है, स्टोमेटल पोर आपके पास में, या कह सकते हैं आपके पास में ये कौन है, रंध्रीय छिद्र है बेटा आपके पास में। लेकिन याद रखना इस रंध्रीय छिद्र के लिए ये जो अंदर वाला पोर्शन है बेटा जी, जो इनर साइड है वो कैसा होता है, थिक होता है। मतलब वो कैसे है आपके पास है बेटा जी, मोटा आवरण है। और बाहर की तरफ है ये कैसा आपके पास है बेटा जी, थिन होता है। मतलब ये कैसा आवरण है, पतला है। यहाँ की जो सेल है बेटा, इन सेल को किस नाम से जानेंगे, गार्ड सेल्स, या फिर कहेंगे द्वार कोशिका। क्या कहने वाले हैं, द्वार कोशिका। और बेटा इसी के सराउंडेड में यहाँ आपके पास में जो सेल्स मिल जाएगी इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी, सहायक कोशिका, या कह देंगे हमारे पास है बेटा जी सब्सिडरी सेल्स के नाम से इसे जान लेंगे। तो ये कौन है आपके पास है बेटा जी, यहाँ आपके पास में सब्सिडरी सेल है, या आपके पास में कह देंगे बेटा जी सहचर कोशिका है। कौन सी कोशिका है, सहचर। अरे यार इसमें तो तीन प्रमुख चीज आ रही है। एक तो देखो आपके पास रंध्रीय छिद्र आ रहे हैं, एक द्वार कोशिकाएं आ रही है, और एक सहचर कोशिकाओं के फॉर्म है, सब्सिडरी सेल है। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहेंगे रंध्रीय उपकरण। क्या कहेंगे, रंध्रीय उपकरण। बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। और एक चीज और छोटी सी बेटा, यहाँ है ना बेटा ये जो द्वार कोशिकाएं, इनमें ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, यहाँ क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, या कहेंगे आपके पास है बेटा जी हरित लवक पाए जाते हैं। और बेटा द्वार कोशिकाएं क्या काम करती है, रंध्र को कब खोलना है कब बंद करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग है, उनमें आपके पास में सहायक होते हैं। क्लियर है, ठीक है बेटा। पूछा जाएगा रंध्रीय उपकरण में किसे शामिल किया जाता है, तीन चीजों को शामिल करेंगे। एक आपके पास रंध्रीय छिद्र होगा, एक द्वार कोशिकाएं होगी, और ये सहायक या जो सहचर वाली कोशिकाएं हैं जिन्हें सब्सिडरी सेल्स कह रहे हैं, ये हमारे साथ में यहाँ पर मिलेगी। मैं लिख देता हूँ बेटा, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास में बात किसकी हो रही है, आपके पास में रंध्रीय उपकरण की। किसकी हो रही है, रंध्रीय उपकरण आपके पास में, रंध्रीय उपकरण। कितनी चीजें शामिल की जाती हैं यहाँ पे, तीन चीजें आपके पास में शामिल करेंगे। कौन कौन सी बेटा, एक तो है जिसे हम लोग कहेंगे रंध्रीय छिद्र है जो स्टोमेटल पोर है, एक है आपके पास में बेटा जी द्वार कोशिका, एक जिसे सहचर कह सकते हैं या फिर सहायक कोशिकाएं हैं जो बाहर की तरफ है बेटा आपके पास में। इन तीनों को मिला दिया जाए तो उससे स्टोमेटल एपेरेटस या फिर क्या कहेंगे रंध्रीय उपकरण के नाम से इसे जान लेंगे। बेटा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में जो सबसे पहली परत थी उसका नाम हमारे पास में क्या था बेटा, एपिडर्मिस है। बाह्य परत है, सुरक्षात्मक आवरण की तरफ है, पतली परत है, एकल परत है, अंतर कोशिका स्थान नहीं पाए जाते। और ये हमने सारा डिटेल किसके लिए पढ़ा, लीफ में। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर में रंध्र की संख्या ज़्यादा,
इसका मतलब सर एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस के ऊपर यहीं पर आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। क्या मैं कह दूं कि ये जो एपिडर्मिस है बेटा, इस एपिडर्मिस के ऊपर ही तो क्या पाए जा रहे हैं, रंध्र पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, रंध्र पाए जा रहे हैं। बेटा सबको समझ में आ रहा है, रणवीर, उषा, मोनिका, चेनाराम, पुष्पा, है ना, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है एक एक चीज, है ना। मैं साथ साथ में आपको रिकॉल और रिवीजन भी करवा रहा हूं, जिससे चीजें बार बार आपको ये याद हो जाए, ठीक है। अरे आसान है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ याद हो जानी चाहिए आपके पास में। जितनी चीज़ें रिपीटेशन में याद होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास में बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगी, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। चलूँ आगे मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने कह दिया कि रंध्र किस प्रकार के हैं, तो दोनों बता दिए। एक बीजपत्री पादपों के अंदर रंध्र कैसे पाए जाते हैं बेटा जी, एक बीजपत्री में डंबलाकार होते हैं, डंबल के शेप के आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ चेक करेंगे तो आपके पास में कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार कह दो, किडनी के आकार के कह दो, या फिर इसे हम सेम के बीज के आकार के नाम से भी जान लेंगे। और रंध्रीय उपकरण में कितने भाग आते हैं, 3। एक छिद्र आ गया, एक द्वार कोशिका आ गई, और एक आपके सहचर या जो साथ वाली कोशिका हैं उन्हें हम लोग यहां पर शामिल करते हैं। डन है। ये तो मैंने लीफ की बात की। आप कहेंगे क्या सर एपिडर्मिस है, क्या वो तने में और आपके पास में जड़ में, क्या इनमें भी पाई जाती है? हाँ जी बेटा, बाह्य आवरण है वो तो सब में ही होगा ना। मैंने तो लीफ बताया, मतलब वो तने में भी है और जड़ में भी है। आपने कहा सर कैसे, एक बार समझाओ ये कैसे होगा। बहुत आसान है, ये देखो आपके पास में, अगर हम लोग यहाँ पर बेटा जी जड़ की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर रूट की बात करें, तो किसी भी जड़ में अगर हम लोग देखें, मान के चलो ये कोई जड़ है, तो इस जड़ के यहाँ पर जो बाहर की तरफ बेटा आपके पास में आवरण होगा, ये वाला, ये बाहर वाला, ये जो आपके पास में आवरण है, इस आवरण का नाम, या बाहर की तरफ जो परत है, इसी का नाम क्या आपके पास में, अरे बोलो मेरे साथ में, एपिडर्मिस है। सर ये बाह्य त्वचा वाला फॉर्म है, हाँ जी बेटा वही है। लेकिन बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऐसे रूपांतरण फॉर्म भी पाए जाते हैं। यहाँ आपके पास में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। क्या कह दूं बेटा जी, इसे सामान्यतः मूल रोम कहते हैं। क्या कहने वाले हैं, मूल रोम। जैसे अगर बेटा ये कोई जड़ है, भूमि के अंदर जा रही है, इस जड़ के सेक्शन को मैंने अनुप्रस्थ काट में काट दिया, जैसे इसको कट करेंगे तो ये जो बाहर की तरफ जो घेरा है, उस बाहर वाले घेरे का नाम क्या है, एपिडर्मिस। और वहां पर बिल्कुल पतले तंतु जैसी संरचनाएं मिल रही है, उसका नाम क्या है, रूट हेयर। क्या नाम है आपके पास में, रूट हेयर। यानी मैं कह सकता हूं ये संरचना कुछ ऐसी है आपके पास में, ये है हमारे पास में, ये सबसे बाहर की तरफ घेरा है, मतलब ये कौन है आपके पास में, बोलो भाई, साथ साथ में बोलो, है ना, आपके पास में चीजें याद रहेगी। आप अभी जहां भी बैठे हैं बिल्कुल मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हूं, है ना, तो उसी चीज को एक जैसे क्लास में बैठा है वैसे वैसे चीजें आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये बाहर की तरफ है, इसका नाम क्या था अभी, अरे बोलो, एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस। और इसने मॉडिफिकेशन किया बेटा, इसने मॉडिफिकेशन करके बाहर की तरफ बेटा हेयर जैसा ये जो प्रोजेक्शन है, इसका नाम क्या है बेटा जी, रूट हेयर। एक गजब की बात बताने जा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से याद रखना है। ये जो रूट हेयर आपसे पूछा जाएगा, यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर, याद रखना बेटा यूनिसेलुलर है ये हमारे पास में, एक कोशिकीय। रूट हेयर कैसे होते हैं बेटा जी, यूनिसेलुलर होते हैं। कह दो बेटा जी ये कैसे हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। और बेटा जल्दी से काम बताओ मुझे, इन रूट हेयर का काम क्या है। अरे बेटा जी रूट हेयर क्या करते हैं आपके पास में, रूट जड़ के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर है वो ज्यादा से ज्यादा जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या मैं ऐसा कह दूं ये सतही क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हैं। अरे यार सतही
सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही तो जल और खनिज लवण का अवशोषण ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा अवशोषण होगा उतना ही तो उस प्लांट को जल और खनिज ज़्यादा मिलेगा, उतनी उसकी वृद्धि बढ़िया होगी, उसकी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो याद रखना आपके पास में चैनाराम कह रहे हैं बिल्कुल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा जी। बबीता कह रहे हैं सर आप मस्त पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया बेटा जी। आपको बस चीज़ें याद हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है कि बेटा अभी होली के टाइम में थोड़ी सी छुट्टियां हो गई, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे हम लोग इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आप इसी प्रकार से अगर क्लास में बने रहेंगे तो इसी जोश और ऊर्जा के साथ में मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में दुगुना मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने कहा ना सिलेक्शन होना श्योर है, बस ये है कि लाजवाब तरीके से हमें पढ़ना है, याद करवाना मेरी गारंटी, लेकिन आपकी उपस्थिति 100% और ज़्यादा मुझे जोश से भर देगी। इसलिए कोई भी अब आगे से ना तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ ना आपको छुट्टी लेनी है, बस हम लोग इसी कड़ी में लगे रहेंगे। आओ बेटा जल्दी से, ये यूनिसेलुलर होते हैं रूट एयर, और बेटा क्या यहाँ लिख दूँ कि ये जो रूट एयर होते हैं आपके पास में ये क्या करते हैं बेटा जी, जल और जो खनिज है उन दोनों का क्या करते हैं बेटा जी, अवशोषण करेंगे, आपके पास में एब्जॉर्प्शन करेंगे, और इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। एक गजब की चीज आपके पास में, चैनाराम कह रहे हैं सर आपकी क्लास में मजा आता है, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत ही अच्छा। ये जो बेटा आपके पास रूट एयर है बेटा, जड़ वाले में याद है जड़ के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जल्दी से नाम लिख देते हैं कौन कौन से बेटा। एक तो यहाँ जड़ के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ कैप लगी रहती है, जो जड़ें नीचे की तरफ जा रही है उन्हें घर्षण से बचाने का काम करती है। हाँ सर, ये जो नीचे की तरफ घर्षण से बचाने के लिए है, ये जो नीचे की तरफ और इसे बचाने के लिए इसका नाम क्या है, रूट कैप है। क्या नाम है बेटा जी, रूट कैप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मूल गोप कह रहे हैं। यहां पर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक, या आपके पास है बेटा जी विभजोतक कहते हैं। दूसरा भाग है उसका नाम क्या है बेटा जी, उसका नाम है दीर्घीकरण, और जो सबसे ऊपर की तरफ है उसका नाम क्या है बेटा, परिपक्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, परिपक्व क्षेत्र। बेटा एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो जल्दी से मुझे बताओ, आपके पास में जड़ के कौन से क्षेत्र में रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर कौन से भाग में पाए जाएंगे, परिपक्व क्षेत्र में। कौन से भाग में मिलते हैं, परिपक्व क्षेत्र में मिलेंगे, याद रह जाएगा। ठीक है, और ये भी आप देखो आपके पास में इस एपिडर्मिस से मॉडिफिकेशन करके ये बने हैं। क्लियर है, डन बेटा जी। चलूं आगे। हाँ सर, आपने एपिडर्मिस की आज बात की, एपिडर्मिस में लीफ के लिए बताया आपने, सर जड़ में भी बताया। सर क्या एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचीय रूप है क्या तने में, अरे यार तने में भी होगा, बाहर की तरफ सुरक्षात्मक आवरण। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने तना देखा है शुरुआती अवस्था में, तो शुरुआती अवस्था में जो तना पाया जाता है वो सामान्यतः हरा होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं बेटा, और उसे हम लोग यहाँ पे ट्राइकोम्स के नाम से जानेंगे। क्या नाम कहने वाले हैं, बोलो मेरे साथ में, ट्राइकोम्स। बोलो एक बार, ट्राइकोम्स के नाम से इसे जानने वाले। अरे सर गजब, एपिडर्मिस तो तने में भी है, यहाँ पर जड़ में भी है, पत्ती में भी है। अरे यार ये तो होगा ही, सुरक्षात्मक आवरण है, सभी में पाई जाएगी। बस बेटा यहाँ आपके पास में ये रहा, आपके पास में तीसरे नंबर, जिसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं स्टेम। या कौन है बेटा जी आपके पास में, तना। मान के चलो ये आपके पास में तने का सेक्शन कट किया, ये तना है, इसका अनुप्रस्थ कट काट कर लिया, बाहर की तरफ आवरण देखा, उस आवरण का नाम क्या है बेटा जी, ये सबसे बाहर की तरफ। बोलो भाई मेरे साथ में, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें ही बताना है, ये बाहर की तरफ इस लेयर का नाम क्या है। अरे बोलो, सुन रहा हूं मैं अच्छे से, बताओ क्या नाम है इसका। हाँ सर, इसका नाम एपिडर्मिस है। अब हमें समझ में आ गया, ये बाह्य त्वचीय रूप है, ये सुरक्षात्मक आवरण है, ये एकल परत के रूप में। अरे यार गजब, बहुत ही बढ़िया, यही चीज मुझे चाहिए थी। और यहाँ आपके पास में ये किसकी बात हो रही है बेटा, तने की, तने का सेक्शन कट किया हमने। और यहाँ आपके पास में बेटा जी ये आपके पास में हेयर जैसे मिलते हैं, इनका नाम क्या है बेटा जी, इनका नाम है बेटा जी आपके पास में बेटा जी ट्राइकोम्स। क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स।
और ये ट्राइकोम्स पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं, ट्राइकोम्स तुमसे कोई पूछे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, यार मल्टी सेलुलर बताना है। क्या बताओगे? मल्टी सेलुलर। तो याद रखना बेटा जी ये कैसे होते हैं, अरे बोलो ना यार, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे हैं? बहु कोशिकीय। क्या नाम है? बहु, साथ में बोलना है, बहु कोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। काम क्या करते हैं बेटा जी? ये सीक्रेशन यानी स्त्रवण में, और आपके पास है बेटा जी जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी जो हानि है उस हानि को क्या करते हैं बेटा जी? कम करते हैं, वाटर रिड्यूस करने में सहायक होते हैं। तो याद हो जाएगा। अरे यार गजब सर, एपिडर्मिस तो जड़ में भी है, तने में भी है, पत्ती में भी है। आपने कहा पत्ती के अंदर चेक करेंगे तो बाहर की तरफ है। एक और चीज़, एपिडर्मिस को आप देखना ऊपर की तरफ हल्का सा हाथ लगा के आपको हल्का चिकना सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कोई मोम की परत है। हाँ हाँ, मोम की परत, जिसे हम लोग यहाँ पर वैक्सी लेयर या फिर क्यूटिकल के नाम से जानेंगे। वैक्सी लेयर या फिर क्यूटिकल आपके पास में, इसे हम लोग जान लेंगे। सुनीता कुमारी कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। बिल्कुल बेटा जी, मल्टी सेलुलर के लिए बात हो रही है। ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं, सीक्रेशन और वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम करने का काम कर देते हैं। गजब, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, गजब, मजा आ गया भाई आज क्लास के अंदर। आपने जिस तरीके से साथ साथ में जो रेस्पॉन्स दिया है वो और ज़्यादा एनर्जी को बढ़िया कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से कल आते ही नेक्स्ट क्लास के लिए मैं फिर वापस जल्दी से 5 मिनट का रिवीजन करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा। आपको बिल्कुल वादा करना पड़ेगा कि जो ये पढ़ाया है सर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कल पढ़कर आपके क्लास में बैठेंगे और क्लास में सारी चीज़ें याद भी रखेंगे। बेटा आज वाली क्लास में मज़ा आया होगा, यकीनन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। रेवत सर ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, बस आप चीज़ों को साथ साथ में याद करते रहना। बेटा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर पहुंचो। आज वाली बात अपनी कहां से शुरू हुई थी? प्लांट एनाटॉमी, पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लांट एनाटॉमी या पादप की आंतरिक संरचना। किसमें बात करेंगे? जड़, तना और पत्ती के लिए। यहां पर लेयर का नाम बताओ सर। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पित्त। अरे सर हाइपोडर्मिस, हाँ बेटा हाइपोडर्मिस तने में है लेकिन जड़ में नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म में बेटा यहीं पे चेक करेंगे। टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के? 3, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। बेटा हम तो पहले ही पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? एपिडर्मल। ग्राउंड को फंडामेंटल कह रहे हैं, ज्यादातर भाग इसी में है। ठीक है, एपिडर्मल में सबसे पहली लेयर आ रही है, वो कौन सी है? एपिडर्मिस है। सिंगल लेयर है, पतली लेयर है, सुरक्षात्मक आवरण है। इनमें कोई कोशिका स्थान बीच में नहीं पाए जाते। इनमें रिक्तिका बड़ी होती है, गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये आपके पास कहाँ देखने को मिल रही है? लीफ में। ऊपर और निचली सतह एपिडर्मिस है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लीफ कौन सी? डाइकोट है। इसका मतलब ऊपर रंध्र कम है और नीचे रंध्रों की संख्या क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। यहाँ के रंध्र कैसे होते हैं? डाइकोट के अंदर रंध्र किडनी के सेब के अर्धचंद्राकार या सेम के बीज के आकार के, और एक बीजपत्री में रंध्र कैसे है बेटा? डंबल के शेप के। कौन से आपके पास में? डंबल के शेप में हमारे पास मिल जाएंगे। और यहीं पे रंध्रीय उपकरण में कितनी चीजें आती है? 3। कौन कौन से? रंध्रीय छिद्र आ गए, द्वार कोशिका आ गई और सहायक या सहचर जो बाहर वाली सेल है वो आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है रंध्रीय उपकरण। और क्यों मैंने ऐसा एक चीज और पढ़ाया था आपको, याद रखना बेटा जी। एक मैंने पढ़ाया था आपके पास बेटा जी अंड उपकरण, तो ये आ जाए तो थोड़ा और याद रखना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाया था और पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में आया था अंड उपकरण। आपके पास 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? अंड उपकरण। तो इसके अंदर कौन आते हैं आपके पास में? एक तो आती है बेटा जी यहाँ पे अंड कोशिका, और साथ में 2 क्या आ जाती है? सहायक कोशिका। तो याद रखना 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अंड उपकरण, एग एपरेटस कहते हैं। यहाँ क्या पूछा है? रंध्रीय उपकरण। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो चीज पूछे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। और जड़ में हमने देख लिया, जड़ के अंदर भी मॉडिफिकेशन करके बाहर की तरफ बना रहे हैं। ये आपके पास में क्या मिलेंगे? रूट एयर होते हैं, जल और खनिज लवण का अवशोषण करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में बेटा जी यहाँ पे ट्राइकोम में कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, और सीक्रेशन और वाष्पोत्सर्जन हानि को क्या करेंगे?
कम करेंगे, ये हमारे पास में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा जी, सारी चीज़ समझ में आ गई? यकीनन बहुत बढ़िया आपके पास में रहा होगा। तो ऐसे ही बेटा बने रहेंगे, अगली क्लास में फिर धमाकेदार तरीके से हम लोग मिलेंगे। अभी एक क्लियर हुई है एपिडर्मिस, अभी तो बहुत सारा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना जोरदार हो जाएगा, मैं कहूँगा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दें। ठीक है, तो बेटा सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, चले जी।